दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा में राहुल गांधी के स्पीच पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के युवा गतिशील नेता, जी हाँ, यही एडजेक्टिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुराग ठाकुर के बारे में ये दिया। और इस एडजेक्टिव के बाद उन्होंने अनुराग ठाकुर का जो भाषण था राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में, नाम लिए बगैर उनका, उसको बकायदे रीट्वीट भी किया उनके भाषण को। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, और अनुराग ठाकुर साहब ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं कि वो एक गंभीर मनन चिंतन और चर्चा का विषय है। ये महज ये नहीं है कि जाति पूछी गई, उस जाति पूछने के साथ उसके अंदर निहित क्या था, क्या भावना थी, और वो कितनी दूषित या प्रदूषित भावना थी, ये भी उसमें शामिल है। और इसको जो हिंदी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं भली भांति समझ सकते हैं। हमारे साथ हिंदी क्षेत्र के ही रहने वाले बेहद वरिष्ठ पत्रकार, अच्छे टिप्पणीकार शीतल पी सिंह मौजूद हैं। हम सिर्फ अनुराग ठाकुर की स्पीच पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उनकी स्पीच के बहाने जो देश की राजनीति में जाति को लेकर विमर्श नया छिड़ा है, और जो जातिवार जनगणना पर कई क्षेत्रों से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार या सत्ताधारी खेमा, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से जो कमेंट्स आ रहे हैं राहुल गांधी पर, उन पर भी बात करेंगे। शीतल जी, आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी एक इंट्रोडक्टरी टिप्पणी, अपनी एक शुरुआती टिप्पणी में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाति हमारे देश में उसी तरह की एक अपमानजनक स्थिति है जैसी रंगभेद के लिए रंग का विश्लेषण करना, रंग का उल्लेख करना, रंग के चुटकुले बनाना, मुहावरे बनाना और उस पे किसी को लांछित करना उसके जरिए। एग्जैक्टली वही है। रंग भेद में तो फिर भी ये बहुत पुराना मामला नहीं है, लेकिन जाति का मामला बहुत पुराना है और बहुत स्थायी है। हमारे भूभाग में जो पूरा दक्षिण एशिया है, इसमें ये अनोखी किस्म की चीज है जिसने स्लेवरी को और मेहनत करने वाले लोगों को, इन सबको अपमानित करने के लिए ऐसी संज्ञाएं गढ़ी जो धीरे धीरे एक तरह के वर्गीकरण में बदलती गई। और अब उस वर्गीकरण के जरिए बहुत समय से बहुत बार वो लोग जो इस बैरिकेटिंग की वजह से अपने को प्रिविलेज्ड पाते हैं, वो बाकी सब के लिए अपमानजनक व्यवहार करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत कम हिस्सा ऐसा समाज का है जो इस संवेदना को उस तरह से समझे बूझे और इसको दूर करे। आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के नेताओं के एक हिस्से को ये समस्या की तरह लगी थी, लेकिन एक हिस्सा उस समय भी ऐसा था जो इसको, जैसे हमेशा हुआ है, दरी के नीचे डालना चाहता था और एज इट इज यथास्थिति रखना चाहता। लेकिन संविधान जो बना उसमें इसको एड्रेस करने की कोशिश हुई, ईमानदार कोशिश हुई। चूंकि अंबेडकर साहब ने संविधान की रचना करने में, रचना उन्हीं के नेतृत्व में हुई, तो इसलिए वो सब हुआ। लेकिन उस संविधान का पालन आजादी के बाद उतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ नहीं हुआ जितनी ईमानदारी और शिद्दत और गहराई से संविधान की रचना हुई थी। नतीजा यह है कि हमारे यहाँ प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड समाज वैसे ही विद्यमान है, और उसमें क्रूरता और बहुत सारी नकारात्मकताएं, ये कहा जा सकता है कि और बढ़ी हैं घटने की जगह। क्योंकि अंबेडकर साहब चाहते थे कि जाति का विनाश हो, और विनाश होने का उनकी समझ ये थी, जो उन्होंने एक मशहूर एक लेख लिखा है, उसमें उनकी समझ ये थी कि अगर अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, अंतर जाति अंतर धार्मिक विवाहों को, और इसके लिए सरकार एक इंसेंटिवाइज करे इसको, जिससे लोग उसमें आए, तो ये चीज धीरे धीरे एक समय में जाके खत्म होगी, चूंकि हजारों साल में बनी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद के सत्र में अनुराग ठाकुर ने, जो प्रिविलेज
क्लास से आते हैं, जैसा उनका नाम और आचरण है। उन्होंने इसी अस्त्र का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी को, जो आप कह सकते हैं एक आधुनिक परिवार के भारतीय हैं, जो अंबेडकर जी की परिकल्पना थी वो साकार करता हुआ परिवार उनका है, जिसमें विदेशी मूल की उनकी माँ है और स्वदेशी मूल के उनके पिता हैं, और उनके दादा जो थे वो एक दूसरी कम्युनिटी से थे। ये सब काफी इस तरह की सिचुएशन है, जो एक जैसा भारतीय अंबेडकर साहब चाहते थे भारत का अगला नागरिक कैसा हो, वैसे नागरिक परिवार की संरचना में अगर कोई फिट बैठता है तो राहुल गांधी है। लेकिन इसको तारीफ करने की जगह लांछन के लिए प्रयोग किया गया और एक अपमानजनक परिस्थिति पैदा कर दी गई। गुनाह क्या था? राहुल गांधी लगातार इस मामले पर वजिद है पिछले 1-1.5 साल से, जो उनके पूर्वज नहीं थे, कि इस देश में पिछड़ी जातियों के लिए जो मंडल आयोग आया हुआ है उसकी प्रस्थापनाएं ईमानदारी से लागू हो, और उससे पहले देश में जाति जनगणना की जाए, जिससे हमें ये पता लगे कि पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, इन सब लोगों की समाज में स्थिति क्या है, समाज में जो साधन है उन पर कौन कहाँ कितने स्थिति में है। इसलिए जाति जनगणना, वो कहते हैं बार बार कि ये एक्सरे है। जाति जनगणना के मामले में एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ जनगणना जब होती है तो दलितों और पिछड़ों की गणना तो हो जाती है, गणना हो जाती है, और डिटेल्स नहीं होते जो जाति जनगणना में चाहा गया है, लेकिन गणना हो जाती है। लेकिन पिछड़ी जातियों की गणना हुए तो आजादी से पहले कभी हुई थी, 31 या 41 में। 1931 1931 करेक्ट, 31 में। और उसके बाद से हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है इस पर बात करने के लिए। पिछड़ी जातियां इस देश की आधी से ज्यादा आबादी है, आधी तो है ही है अगर हम उसी पुराने आंकड़े को लेते हैं तब भी। निश्चित तौर पर चूंकि उनमें शिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन, साधनों पर कब्जा, इस सब में चूंकि वो पीछे रह गए हैं, तो निश्चित तौर पर जैसा हमारे समाज का वर्गीकरण हुआ है उनमें प्रति परिवार बच्चे पैदा करने की गति उन परिवारों से तो ज्यादा ही होगी जिनके पास शिक्षा और अन्य चीजें पहुंची हैं, या जो साधन संपन्न है, जो विदेश स्वदेश जा सके हैं। तो इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि 31 में जो भी हमारे पास आंकड़ा है उससे वो आंकड़ा आगे बढ़ा होगा संख्या की दृष्टि से देखें तो ये एक सवाल है। तो ये मूलतः जो है जाति जनगणना है वो सीधे अगर किसी को अप्रोच करती है तो पिछड़ी जातियों के लोगों को करती है, और इससे बीजेपी डरती है, क्योंकि इसी के एक बड़े चंक को हिंदुत्व के भीतर लाकर वो अपनी वो राजनीति करती है, जो राजनीति करते हुए वो दिल्ली में 2 बार अकेले बहुमत में आ सकी और इस बार भी किसी तरह सरकार बना सकी। शीतल जी, हम ये जो जाति जनगणना के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी को क्या डर है, इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात एक कही आज कि राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी है, उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसको एप्रिसिएट करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के यंग डायनेमिक लीडर, जिनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो उस पर कोफ खा रहे हैं, उन पर चिढ़ रहे हैं, उसको एक तरह से तौहीन लांछन, करती भाषा में बोल रहे हैं, लांछन। लांछन दे रहे हैं, उसको लांछित और कर रहे हैं। देखिए उनकी जो भाषा है, कह रहे हैं कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति के जनगणना की बात कर रहा है। मैं करेक्ट। इसलिए आपके बारे में इंट्रोडक्शन में कहा कि अपने इलाके के यानी हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं वो जानते हैं कि जिसकी जाति का पता नहीं, ये जो जुमला है, ये जो वाक्य, हो सकता है गुजरात के लोगों को ये बात समझ में ना आए, हो सकता है महाराष्ट्र के लोगों को भी समझ में ना आए, क्योंकि महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन बहुत तगड़ा है, समाज में उसकी गहरी पैठ है। लेकिन अपने इलाके में, गांव मोहल्ले में जिस तरह की भाषा निचली जातियों को, जिनको निचली जाति कहा जाता है, लोअर कास्ट कहा जाता है, उससे भी गई गुजरी ये गाली है, जिसकी जाति का ही पता नहीं। अब हम इसके आगे नहीं बोलना चाहते। तो ये जो बात उन्होंने कही है, और इसको बीजेपी, समूची बीजेपी पार्लियामेंट में बैठी हुई जो है पार्लियामेंट्री पार्टी, इसको इंडोर्स कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री रिट्वीट कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं राजनीतिक और सामाजिक तौर पे? क्या बीजेपी ठाकुर का कुआं बन गई है? क्या ये है, क्यों ऐसा है? नहीं, बीजेपी तो वही है जो थी, और इस घटना से उनके अंदर जो था वो बाहर आ गया है, सिर्फ इतना है।
बाहर से वो जो एक खोल रखे हुए थे उसको उन्होंने इस घटना में फाड़ दिया है, क्योंकि राहुल गांधी उनके लिए एक ऐसी चुनौती है, या ये गांधी परिवार, जिसको वो मिटा देने की बात करते हुए राजनीति में आए थे। जब वो सफल हुए 2014 में तो उनका था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो कांग्रेस में, और कांग्रेस में उनका लक्ष्य होता है गांधी परिवार, गांधी परिवार मुक्त भारत उनका लक्ष्य होता है, राजनीतिक लक्ष्य। समझ में आने वाली बात है। उनको 24 करोड़ वोट मिला है, कांग्रेस को 14 करोड़ मिला है। देश में कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं जिसके पास 4 करोड़ वोट भी हो। तो उनके सबसे नजदीक की जो चुनौती है वो कांग्रेस थी, है और भविष्य में रहने की उसी की संभावना है। इसलिए एक सामान्य समझदारी है कि वो उस पर ज्यादा हमला करते हैं तुलनात्मक रूप में, और बाकी लोगों को क्षेत्रीय ताकतें समझते और मानते हैं और उनको उस तरह से हैंडल करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस और गांधी परिवार को ही निशाने पर लेते हैं। उनका सारा जो वो कैंपेन है, जिसको बहुत सारे उसके चलाने वालों को हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, कमेंट करते रहते हैं, ये सिर्फ अनुराग की बात नहीं है। वो ऐसे तमाम गालीबाजों का, जो सीधे माँ बहन की कच्ची गालियां देते हैं, जो हिंसा की सीधी बात करते हैं, ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स हैं जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो वृत्ति है समझबूझ की, उसमें और अनुराग ठाकुर की वृत्ति में कोई बहुत अंतर नहीं है। सिर्फ और ये है कि वो अनुराग ठाकुर ने तो गोली मारने की बात की थी, आपको याद होगा, गोली मारो, अब हम आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो फिर गाली आ जाएगी। तो वो कोई भी, वही मैंने कहा कि गोली मारने की बात, जान से मार देने की बात, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इसलिए हम उनसे इससे अतिरिक्त कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। वो एक आधुनिक भारत के आधुनिक नागरिक के बारे में सोच समझते ही नहीं है। वो समझते सोचते ही यही है कि उनका जो प्रतिद्वंदी है उसकी वो न हो, उसको हिंसा में तोड़ दें, मुकदमे में फंसा दें, कहीं किसी न किसी लेवल पे लांछित करके अपमानित करें। वो शाब्दिक या शारीरिक दोनों तरह की हिंसा ही उनकी विचारधारा है। उनके विचार में हिंसा ही है। और राहुल गांधी जिस धारा को लेके आ रहे हैं वो अहिंसा पे जुड़ी हुई है। ये एक मूल फर्क है दोनों। जी, एक प्रश्न और उठता है कि जब जिसकी जाति का ही पता नहीं, जब ये बात वो कह रहे हैं, तो एक तो इसमें लांछन है और बहुत ही एक जुगुप्सा भरा लांछन है, और दूसरी तरफ इसका मतलब है कि जाति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे ये जी निकलता है जाति को बहुत पवित्र मानते हैं, यानी जी जाति के एनिहिलेशन की कल्पना उनके लिए बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायक है। तो इसका मतलब यह है कि जाति को बरकरार रखना चाहते हैं। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि फिर वो जातिवार जनगणना का विरोध क्यों करते हैं? जातिवार इसीलिए जनगणना के इसीलिए जातिवार करते जनगणना हैं, के जी, जी। इसीलिए करते हैं क्योंकि जातिवार जनगणना होने का मतलब है कि समाज के उन हिस्सों को जिनको जाति के नाम पर उन्होंने निचला पिछड़ा कर रखा है, उनको पता लगेगा कि वो निचले पिछड़े तो बनाए गए सही है, लेकिन इसके साथ संसाधनों की लूट उनके सामने कितनी हुई है, उनके हाथ में क्या है और उनके उनसे छीना गया कितना है। ये सत्य आने के बाद उनमें एक राजनीतिक चेतना विकसित होना स्वाभाविक है, और उस राजनीतिक चेतना से ये डरते हैं। इसलिए ये तो मनुस्मृति को लागू करने की जहां इनको मौका मिलता है उसकी बात करते हैं। इनके तर्कशास्त्री तो सोशल मीडिया वगैरह पे मनुस्मृति की सीधी वकालत करते हैं। वो ब्राह्मणवाद की भी वकालत करते हैं, वो जाति में ऊंच नीच की वकालत करते हैं, वो अंबेडकर के सिद्धांतों का और आधुनिक सारे सिद्धांतों का निषेध करते हैं, क्योंकि वो आधुनिक नहीं है, वो पाश्चात्यगामी है। निश्चित तौर पर अगर बैकवर्ड किसी को कहा जाए तो वो है, लेकिन हमने चूंकि इन शब्दों के अर्थ ही बदल लिए हैं, इसलिए दूसरों को कहा जा रहा है। जो फॉरवर्ड होना चाहते हैं और फॉरवर्ड होने के क्रम में है, उनको हम बैकवर्ड कह रहे हैं, और जो सचमुच बैकवर्ड है और 14वीं 15वीं सदी और 12वीं सदी में रहना जीतना समझना चाहते हैं, वो अपने को फॉरवर्ड समझ रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो विमर्श शुरू हुआ है और जिसका लेवल बहुत लो है, क्या इससे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना काफी स्ट्रांग बेस बना रखा है, इसे आप मानिए न मानिए, आप चाहे जो भी हो, लेकिन ये एक असलियत है। बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, इसको हम स्वीकार करेंगे। क्या उस समाज में जो बीजेपी का समर्थक है और जो एससी, एसटी, ओबीसी है,
क्या उसमें इसका कोई असर पड़ने वाला है, आपको लगता है, इस पूरे विमर्श का? इस प्रश्न को मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन उसमें कुछ चीजें जोड़ के मैं कर रहा हूं, आप उत्तर दीजिएगा। जी। इस देश नहीं, में मैं चाहता हूं पहले आप इस पर बोलें, क्योंकि आप इस विषय पर बहुत गंभीरता से इन दिनों सोच रहे हैं, इसलिए आपका बोलना बहुत जरूरी है। मैं तो बोलूंगा ही। मुझे ये लगता है कि इस देश में अंबेडकर साहब के बाद बुनियादी कहीं काम हुआ था तो वीपी सिंह ने किया था, वो चाहे जिन राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ हो, उसकी अपनी आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो एक बुनियादी काम था। उस बुनियादी काम के बाद उस काम को तकनीकी रूप से बहुत प्रबल संबल किसी एक मनुष्य ने अगर प्रोवाइड कराया तो उसका नाम था अर्जुन सिंह, जिसकी एग्रीड, उतनी चर्चा एग्रीड। नहीं होती है, लेकिन उन्होंने जितना काम किया, जब उस काम को हम काम की ताकत और गहराई को समझते बूझते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने तो बहुत ही बड़ा काम किया था और चुपचाप किया था और लगातार किया था। और ये अपनी जो पार्टी में लड़कर किया था, अपनी लड़कर पार्टी में उनको डिसअप्रूव किया गया था। आज भी वो बड़े नेता जो उनको डिसअप्रूव कर रहे थे, और सोनिया गांधी से जाकर उन्होंने, अर्जुन सिंह जी ने जब कहा कि शिक्षा में, उच्च शिक्षा में क्यों आरक्षण जरूरी है, पूरा एलिबरेट किया, और उनको जब सिग्नल ग्रीन मिला तब जाकर वो कानून आ सका। ये भी हम जानते हैं इस कहानी को। और ये इसीलिए हो सका, अर्जुन सिंह इसीलिए कर सके क्योंकि सोनिया गांधी का परिवार एक आधुनिक परिवार है। अगर वो हमारे देश की उस पुरानी परंपरा से निकला हुआ परिवार होता तो बहुत संभावना थी कि वो इस चीज को जड़ से ही रोक देता, इवन अर्जुन सिंह की मिनिस्ट्री भी चली जाती। ये एक आधुनिक परिवार की ही वजह थी कि वो उस मुद्दे को उस शिद्दत से समझ सके जिस शिद्दत से अर्जुन सिंह ने उनके सामने पेश किया, और उसी ताकत से उन्होंने अमल किया। तो परोक्ष रूप से इसमें गांधी परिवार की भी एक बड़ी प्रबल भूमिका है। लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने को यह टिप्पणी करने से, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, कि यही परिवार राजीव गांधी के दौरान, राजीव गांधी जी जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने मंडल का विरोध कर दिया था। तो एक जी अजीब एक जी। टूट भी दिखाई देती है इस परिवार की विरासत में, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसमें आता हूँ। राजीव गांधी के बारे में हम आप कह सकते हैं, अ, परिस्थितियों ने उन्हें उस स्थिति में रखा था जहां वो थे। उनको पूरी तरह से परिस्थितियों, वैसे तो इस पूरे परिवार को परिस्थितियों ने ही रखा है, लेकिन राजीव गांधी के बारे में तो ये एकदम से लागू है, डायरेक्ट है कि उनकी माँ की हत्या हो गई और उसके पहले उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, जिसको उनकी माँ राजनीति में अपनी जगह लाना चाहती थी और इनको नहीं लाना चाहती थी। ये अपना काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। जब भाई की मृत्यु हो गई असमय एक्सीडेंट में, तो इनकी माँ के सामने ये था, कोई था नहीं, तो इनको जबरदस्ती जहां ये थे वहां से लाया गया। इनका जो परिवार था जिसमें सोनिया गांधी थी, ये थे अन्य, और बाकी जो तो बहुत छोटे बच्चे थे। सोनिया गांधी और इसकी जितनी भी किताबें आई हैं उसमें सब में आता है कि ये सब रिलेक्टेंट थे, ये पूरा परिवार रिलेक्टेंट था, डरते भी थे। और उसके बाद जब दूसरी घटना हुई, श्रीमती गांधी की हत्या हो गई, तब तो ये बुरी तरह से डर गए थे। लेकिन उस समय का जो राजनयिक एकलौन ऊपर था, उसने पकड़ के, आप कह सकते हैं, कालिदास को कुर्सी पे बैठा दिया। तो राजीव गांधी को मरहूम माफ करेंगे, उनको उस समय कालिदास वाली स्थिति थी। वो न राजनीति समझते थे, न ये इस तरह की नुएंस है जिन पे हम आप बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चीजों की मांग करती है। लेकिन तो भले वो, आदमी थे, भले इंसान थे। कोई शक, बिल्कुल भाई, भले ही थे, इसीलिए तो अपना काम धाम कर रहे थे, राजनीति में नहीं थे। उनकी भलमनसाहत का और उनके बैकग्राउंड में अज्ञान का, उनके साथ जो कोटरी थी उसने फायदा उठाया, और उनसे अनेक गलतियां हुई, अनेक। और उनमें से एक गलती वो भी है जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इसका भी विरोध किया था। क्यों? इसीलिए कि वो इस पर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने न ठीक से अंबेडकर को पढ़ा था, न वो आज की राजनीति को समझते थे। एक परिस्थिति में वो 400 से ज्यादा सीटों वाले प्रधानमंत्री बन गए, और उनकी कोठरी ने उनको चारों तरफ से कभी मंदिर का ताला खुलवा दिया तो कभी शाहबानों पे बैकआउट करा लिया, उनको झूले लाल बना दिया था। और फिर वो एक आप कह सकते हैं कि एक तरह की षड्यंत्र में भी फंस गए, वो फोर्स में। और ये सब चीजें उनके अनुभवहीन होने के सबूत है। और मंडल का विरोध भी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, बिना सोचे समझे, बिना उसके राजनीतिक निहितार्थ समझे हुए, आज एक आरोप के तौर पर उनकी गलती की वजह से कांग्रेस पर चिपका हुआ है।
लेकिन उसकी बरक्स राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी भी परिस्थितियों से आए। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उस परिवार को, पहले ये परिवार सिकुड़ गया था, नरसिंह राव प्रधानमंत्री रहे और सोनिया गांधी दूर रहना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के तमाम सत्रप जो गांधी परिवार से ही ऊष्मा ऊर्जा लेते रहे, वो उनको पकड़ के अल्टीमेटली ले आए तो उन्होंने शुरू किया तो उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होना ही था धीरे। फिर वही लोग जो उनको लाए थे वो उनके बच्चों में भविष्य देखने लगे। ये कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम थी या है, लेकिन उन परिस्थितियों में राहुल गांधी का राजनीति में जन्म हुआ और उनमें जो रिलक्टेंसी एक लंबे समय तक रही। लेकिन अभी पिछले वर्षों में जिस तरह से उस परिवार के साथ वर्तमान सरकार का एक रवैया रहा है, मतलब कांग्रेस मिटाने के क्रम में गांधी परिवार को मिटाने की ओर जो बढ़त हुई, उसने उस परिवार को गंभीरता से भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने को विवश कर दिया। और ये संयोग है कि राहुल गांधी ने फिर इस काम को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने इसको ढंग से पढ़ा लिखा, सोचा समझा और लगातार वो इसमें संवर्धित हो रहे, लगातार वो पढ़ लिख सोच समझ रहे और इसमें पकते पकते सड़क पे फिर उतरे। और अब वो सड़क पे है तो अब तो वो जिस तरह से है उस तरह से कोई परिदृश्य में नहीं है, तो इसलिए अब उनमें उतने नकार खोज पाना मुश्किल है जितना उनके पिता में खोजे गए और जो थे। इसलिए इसका उत्तर मेरी ओर से तो यही है। अब मेरा जो सवाल अब मेरा थोड़ा सवाल डाइवर्ट हो आपसे, गया नहीं कि नहीं, एससी। एक जी, सवाल तो मुझे कर लेकिन लेने आप, दीजिए। जी, लेकिन आप, मैं ज़रूर आपकी बात सुनूँगा, लेकिन मेरा कहना है कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है या आप कैसे इसका आकलन करते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी पर ये जो विमर्श है, जो सामने आया है और एक दूसरे से कन्फ्रंट करता हुआ विमर्श है। एक तरफ बीजेपी का है, जो जाति को जकड़बंदी के साथ, पूरी मनुस्मृति की भावना के साथ जकड़बंदी वो बनाए रखना चाहती है। राहुल गांधी उसको ब्रेक करना चाहते हैं। शायद वो अपनी पार्टी के अनेक लोगों से बिल्कुल डिफरेंट एक आधार पर, एक धरातल पर खड़े होकर ओबीसी को, एससी एसटी को आगे देखना चाहते हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है ये वर्ग उनसे, उन पर भरोसा करेगा या उनकी पार्टी के जो नेता हैं स्थानीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या अन्य जगहों पर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उनको देखकर ये आशंकित रहेगा कि पता नहीं ये राहुल जी के केवल शब्द हैं या उनके कर्म में भी ये तब्दील होंगे या नहीं होंगे? ये मेरा सवाल आपसे है। जो मेरी जानकारी और अनुभव है और चारों तरफ है, जिस तरह से दलितों में अंबेडकर जी की वजह से राजनीतिक शिक्षा का काम हुआ और उन्हें राजनीतिक रूप से विचारवान और आधुनिक बनाया गया, अंबेडकरवाद ने उनको आधुनिक बनाया, नए सवालों से जूझने लायक उनमें कह सकते हैं कि वैकल्पिक विवेक, आलोचनात्मक विवेक पैदा किया। वो काम पिछड़ी जातियों में उस लेवल पे नहीं हुआ, ऐसा ही मेरी शंका है। ये इसलिए भी मेरी शंका बनती है कि वो जो उनके नायक बने अति बाद में, चाहे वीपी सिंह का रोल रहा हो चाहे अर्जुन सिंह का, वो उनके उस नायकत्व को अभी तक पूरी तरह आत्मसात कर पाने में हमें दिखाई नहीं देते। और न सिर्फ न वो, इनके अलावा जो उनके नायक बहुत सारे हैं जिन्होंने इस सब पर काम किया है, पेरियार वगैरह को, इन सब को भी लेके दलित आंदोलन आ रहा है मेन स्ट्रीम में। पिछड़ी जातियों में से उभरा हुआ कोई सामाजिक समझ का आंदोलन, उस तरह से आलोचनात्मक विवेक पैदा करने वाला आंदोलन हमारे बीच अनुपस्थित है। जो बहुत से राजनीतिक परिवार इस वजह से, मंडल और इस सवाल के उभरने से, जिनको सत्ता में बड़ा हिस्सा मिला, बड़े बड़े पदों पर लोग रहे, लेकिन उन्होंने भी इस राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक कर्म का कोई ध्यान उस पर नहीं दिया, उस तरह से कम नहीं दिया जिस तरह से काशी राम जी ने दिया या एक हद तक मायावती जी ने दिया, चाहे मूर्ति ही लगाई हो, पेरियार को लखनऊ में ले आना, शाहू जी को ले आना, ये सब जो काम है, इस तरह के काम हुए नहीं पिछड़ी जातियों के भीतर, उत्तर भारत में खासकर, जहां की बात आप कर रहे हैं मैं कर रहा हूं। ये काम अभी बाकी है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की पार्टी किसी वीपी सिंह या किसी अर्जुन सिंह की तुलना में, राहुल गांधी के रूप में वो एक विशाल पार्टी है, उसके पास एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। ये सही है कि पहले उनकी लड़ाई अंदरूनी चल रही है, उनके विचार की लड़ाई अभी उनके ही संगठन में प्रेसिपिटेट नहीं हुई है, हो रही है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी उसको लेके आगे हैं,
तो किसी में उनकी पार्टी जिस तरह की है उनमें वो नहीं चल सकता कि कोई इसको न माने और पार्टी में आगे भी बढ़ता जाए, उसके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अब राहुल गांधी ने उसको मुख्य मुद्दा ले लिया है। और अब जब सबने इसकी वजह से राहुल गांधी को मुद्दा बना लिया है तो ये उनकी पार्टी में तो प्रेसिपिटेट हो ही जाएगा। जब उसमें प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो निश्चित तौर पर पिछड़ी जातियों में भी, जहां वो अभी 34-35% है CSDS के अनुसार, जो अभी पोस्ट पोल सर्वे है, अभी ये लोग ये सब मिलके लालू का परिवार, अखिलेश का परिवार, राहुल गांधी, ये सब मिलके अभी देश की आधी आबादी में अभी इनकी दस्तक 1/3 है। लेकिन ये 1/3 पे रुकी नहीं रहेगी। मैं इसी का उत्तर आपसे जानना चाहता हूं कि आप चूंकि उस समाज के मुझसे ज्यादा उसमें धड़कते हैं, आप मुझसे ज्यादा रियल इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकती है, तो क्या ये चीज प्रेसिपिटेट उस समाज में तुलनात्मक रूप में जितनी मंडल के समय हुई, अर्जुन सिंह के काम को तो नोटिस नहीं लिया गया, मैं उसको तो जानता हूं, लेकिन क्या आप राहुल गांधी चूंकि लगातार जाति जनगणना और जाति जनगणना पर बिहार ने उसको कर भी दिया, कर्नाटक में हुई है, तेलंगाना में होने जा रही है, अन्य जहां जहां वो संभव है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आखिर में जो मेरा ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी जो आज की तारीख में एक कैंपेनर के तौर पे उभरे हैं, क्या हिंदी बेल्ट में या सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पे, क्या उनको इस बात का आपको लगता है कि एक कमी है उनकी कि वो विचारों के स्तर पर जो बात कर रहे हैं और जिससे बीजेपी घबराई हुई है, सिर्फ जाति जनगणना ही नहीं अन्य मुद्दे भी, लेकिन उनकी पार्टी में जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और बड़े बड़े पदों पर, यहां तक कि उनके बड़े प्रवक्ता भी पार्टी के, उनके बड़े सलाहकार भी, वो उनके विचारों की इस जो गर्मी है या रोशनी जो उनके विचारों में जो है, उससे अपने को जनता के बीच आइडेंटिफाई नहीं करते। यानी जनता उनको राहुल गांधी के विचारों का एक लोकल नुमाइंदे के तौर पे नहीं देख रही है, चाहे वो झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के नेता हों या बिहार में हों या कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में नेता हों, वो बिल्कुल जुदा हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, वो आज से 10 साल पहले वाली कांग्रेस के नेता हैं, ऐसा लगता है। आपकी राय बिल्कुल आखिर में। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन चूंकि इस तरह के बदलाव होने में वो पार्टी पहले तो सवर्ण डोमिनेटेड पार्टी ही थी, अभी भी वो बहुत हद तक सवर्ण डोमिनेटेड पार्टी है, उनका पूरा पुराना स्ट्रक्चर वही है। लेकिन चूंकि इस मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी बिना हिले डुले खड़े हैं, धीरे धीरे उनके बीच ये चीज स्वीकृति पाती जा रही है अभी, और उसमें बहुत सारे नए फैसले भी ऐसे हो रहे हैं। खड़गे साहब का अध्यक्ष बनना, सप्पल साहब वगैरह को आप इन विषयों पर पूछें तो आपको हम आपसे बेहतर और बहुत अपडेट करते हुए मिलेंगे। तो ये बात नहीं है कि ये चीज अछूती जा रही है उनकी पार्टी में, लेकिन ये बात सही है कि अभी बहुत बड़ा एरिया कवर करना है इसको, लेकिन वो प्रोसेस शुरू हो गई, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह अनुराग ठाकुर का अभ्युदय एक दिखाई दे रहा, अभ्युदय तो नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से कहेंगे पुनरुत्थान, क्योंकि अभ्युदय तो पहले हो चुका है, बीच में उनकी स्थिति खराब हो गई, उनकी कुर्सी चली गई मंत्री वाली। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी उनको प्रमोट करने जा रही है, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको नए नए एडजेक्टिव दे रहे हैं, राहुल गांधी पर हमले के बाद जो उन्होंने वैचारिक हमला किया है नाम लिए बगैर, क्या या वैचारिक या व्यक्तिगत जो भी आप कह लीजिए, तो उससे क्या उनका प्रमोशन पार्टी में होने वाला है, क्या आपको लगता है? हो भी सकता है, हो भी सकता है। मोदी जी इनाम बांटने में के लिए जाने जाते हैं, इनाम बांटते रहे हैं वो, तो इनाम दे सकते हैं, दे सकते हैं। जी, तो दोस्तों आपने हमारी बातचीत आज सुनी और मैं समझता हूं कि शीतल जी ने बहुत बेबाक ढंग से अपनी बात रखी है आज। आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।